गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टडी करेंगे कक्षा 11 के सेकंड चैप्टर परमाणु संरचना की, जिसमें आज हमारा टॉपिक है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। देखिए, ब्लैक बॉडी जब गर्म होती है तब यह विभिन्न तरंगदैर्ध्य या आवृत्ति की ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित करती है। इन विकिरणों को समझने के लिए मैक्स प्लैंक ने एक सिद्धांत दिया जो प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत कहलाता है, जिसमें आज हमारा पहला जो टॉपिक है। चलिए प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत को हम स्टडी कर लेते हैं कि विकिरित ऊर्जा सतत रूप से उत्सर्जित या अवशोषित नहीं होती है। यह असतत रूप से छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेटों के रूप में उत्सर्जित या अवशोषित होती है। ऐसे प्रत्येक पैकेट को क्वांटम कहते हैं और प्रकाश के लिए क्वांटम ऊर्जा को फोटोन कहते हैं। यानी जो विकिरित ऊर्जा है वो कॉन्टिन्यू नहीं होती कभी भी। यानी कोई गर्म बॉडी यहाँ रखी हुई है तो धीरे धीरे वो ठंडी हो जाती है। किससे ठंडी हो जाती है कि उसकी जो ऊर्जा है वो विकिरण के रूप में बाहर निकलती है। तो वो जो विकिरण है वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, जिसे हम क्वांटम कहते हैं। यही जो ऊर्जा है, जो सूर्य का प्रकाश है जो पृथ्वी पर आता है, वो भी छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों में आता है। तो सूर्य के प्रकाश के रूप में इस क्वांटम को फोटोन कहते हैं। यानी सूर्य के जो प्रकाश है वो छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेटों या बंडलों के रूप में आता है, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि प्रत्येक क्वांटम की ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति के सीधे समानुपाती होती है। यानी ई समानुपाती, ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के, और जब समानुपाती का आप साइन हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा एच, जिसको हम कहते हैं प्लांक नियतांक। और म्यू जो होती है, आवृत्ति जो न्यू होती है, ये इसका वैल्यू क्या होती है सी अपॉन लैम्डा, जहाँ सी प्रकाश की चाल है। अब ये जो एच है ये प्लांक नियतांक है, इसका जो मान है अर्ध सेकेंड में 6.6 × 10⁻27 अर्ध सेकेंड होता है, और जूल सेकेंड में 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। तीसरा जो पॉइंट है कि एक वस्तु द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा की कुल मात्रा कुछ पूर्ण क्वांटम संख्या होती है, इसलिए इज इक्वल टू NH न्यू, जहाँ n एक पूर्ण संख्या है। यानी ये जो बंडल आते हैं ये एक पूर्ण संख्या होती है जिनमें n की मल्टीप्लाई कर दी जाए, यानी कि ये आपके पास 1 2 3 4 इस तरीके से हो सकती है। यानी बंडलों की जो ऊर्जा है वो H न्यू के समांतर चलती है। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रकाश का विद्युत प्रभाव, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें पहला पॉइंट है कि जब एक उच्च आवृत्ति का प्रकाश किरण पुंज शून्य में किसी धात्विक सतह से टकराता है तो उस सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। यानी जब सूर्य का प्रकाश किसी सतह से टकराएगा, ये मान लीजिए कोई सतह है यहाँ और इससे कोई सूर्य का प्रकाश टकरा रहा है, तो यहाँ से क्या निकल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन। यानी कि प्रकाश के प्रभाव से इलेक्ट्रॉनों को निकलना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। तो दोबारा स्टडी कर लेते हैं कि जब एक उच्च आवृत्ति का प्रकाश किरण पुंज शून्य में किसी धात्विक सतह से टकराता है तो उस सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है तथा इस क्रिया में निकलने वाले इलेक्ट्रॉन प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन से संबंधित धारा यानी करंट को प्रकाशीय विद्युत धारा कहते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया कि आपके पास बॉडी है और इससे कोई सूर्य का प्रकाश टकरा रहा है, तो इस बॉडी से क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाहर निकलेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं ये प्रकाश इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। दूसरा कि सभी आवृत्ति का प्रकाश धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में असमर्थ होता है। यानी जो भी प्रकाश आ रहा है, ऐसा नहीं है कि धातु की सतह पर पड़ेगा कि सारी प्रकाश जो है वो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। इसके लिए न्यूनतम आवृत्ति, जिसे दहली आवृत्ति कहते हैं, की आवश्यकता होती है। प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित किरण की आपतित किरण, मिठो आवाज़ नहीं बेटा, वीडियो में इस पर प्रकाश पड़ता है तो ये संभव नहीं है कि प्रत्येक जो प्रकाश है वो इलेक्ट्रॉन निकाल ही सके। केवल कुछ विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश है जो उस धातु से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आप हाथ में ईंट लें और उसे दीवार में मारें तो ऐसा संभव नहीं है कि सारी ईंट टूट जाए। केवल वो ईंट जो एक विशिष्ट फोर्स से डाली गई है, केवल वो ही टूटेगी। इसी प्रकार से किसी भी धातु से निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, केवल वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिसमें आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है एक विशिष्ट आवृत्ति को प्राप्त कर ले, जिसे हम दहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है। तो प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित किरणों की आवृत्ति के साथ बढ़ती है।
यानी ये जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है उनकी गतिज ऊर्जा कैसे निकलेगी, जितनी आपतित प्रकाश की ऊर्जा अधिक होगी, आने वाले प्रकाश की जो ऊर्जा जितनी अधिक होगी, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो भी अधिक होगी। यदि यह आवृत्ति एक न्यूनतम अंक तक कम हो जाती है, दहली आवृत्ति तक, तब एक भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। यानी ये जो आने वाला प्रकाश है इसकी आवृत्ति हो जाए कम और यहाँ रखी हुई है धातु, तो एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं निकलेगा, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। यानी किसी धातु के टुकड़े पर सूर्य के प्रकाश के पड़ने के बाद यदि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। इलेक्ट्रॉन केवल तभी उत्सर्जित होगा जब उस आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति को प्राप्त कर लेगी, जिसको दहली आवृत्ति कहते हैं। यदि उससे कम उसकी आवृत्ति है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। और जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो आपतित किरण की आवृत्ति के साथ साथ बढ़ती है। यानी आपतित किरण की आवृत्ति बढ़ेगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ेगी। ये पॉइंट प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपको याद रखना है। आपतित किरण के वेग बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नहीं बढ़ती, यह केवल इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की गति को बढ़ा देता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। जो आपतित प्रकाश है उसका वेग बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नहीं बढ़ती, यह केवल इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की गति को बढ़ाता है। जो चौथा पॉइंट है हमारे पास, निकलने वाले प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित होने वाले विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। निकलने वाला जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो आपतित होने वाले विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। देखिए, निकलने वाले प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो निकल रहे इलेक्ट्रॉन कितनी संख्या में निकलने हैं, वो आपतित होने वाले विकिरण की तीव्रता के समानुपातित होगी। यानी जो निकलने वाले प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो आपतित होने वाले विकिरण की जो तीव्रता होगी उसके समानुपाती होगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण इस प्रकार है। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत समीकरण में दी। देखिए, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा दो चीज़ों में खर्च होगी। एक तो जो ऊर्जा है वो शोषित होनी चाहिए और एक दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को निकालेगी। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv²। ये मैक्सिमम है, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा है, तो इसलिए वेग भी मैक्सिमम लिया गया है। यहाँ v² है, ये न्यू नहीं है। यहाँ h न्यू है, ये वेग नहीं है, आवृत्ति है। और ये h न्यू 0 है। 0 किसके लिए, दहली आवृत्ति के लिए है। दहली ऊर्जा के लिए दहली आवृत्ति ली गई है। और आपको पता है न्यू क्या होता है, c/λ। तो यहाँ भी यहाँ न्यू क्या होगा, c/λ0। यहाँ दहली तरंग दैर्ध्य होगी। अब इसमें hc जो है वो हमने कॉमन ले लिया है। hc कॉमन लेने से क्या होगा, 1/λ माइनस 1/λ0, जहाँ न्यू 0 तथा लैम्डा 0 दहली आवृत्ति और दहली तरंग दैर्ध्य है। इस प्रकार ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त हो जाता है। अब हमारा नया टॉपिक चलता है बोहर का परमाणु मॉडल, यानी बोहर एटॉमिक मॉडल। इंपॉर्टेंट मॉडल है ये। देखिए, बोहर ने परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल के आवश्यक बिंदुओं को बनाए रखा। हालांकि परमाणुओं के स्थायित्व के संदर्भ के लिए उसने स्थिर कक्षकों की परिकल्पना प्रस्तावित की। तो बोहर की कुछ मान्यताएं हैं। देखिए, बोहर से पहले जो परमाणु मॉडल आया था, ग्रहीय मॉडल जो था रदरफोर्ड का, वो मॉडल फेल हो गया। उसमें जो कक्षाएं थी वो स्थायी नहीं थी। बोहर ने स्थायी कक्षाओं का ये मॉडल दिया जो कि सक्सेसफुल भी रहा। तो इसको देख लेते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कि एक परमाणु में धनावेशित नाभिक होता है जो परमाणु के लगभग पूर्ण द्रव्यमान के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या वाले वृत्तीय कक्षकों की परिक्रमा करता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या वाले वृत्तीय कक्षकों की परिक्रमा करता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट कि कक्षक वह होता है जिसके लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, देखिए दो तरह के संवेग होते हैं। संवेग इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो दो तरह की गति होती है, एक रेखीय गति है जो सीधी चल रही है और एक कोणीय गति है जो हर एंगल पर, मतलब हर सेकंड में उसका जो कोण है वो चेंज हो जाता है। तो ये कोणीय गति है। तो इसी प्रकार से इसका जो संवेग है वो mv है और इसका जो संवेग है वो mvr है। mvr क्या है, त्रिज्या है। ठीक है। तो दो तरह के संवेग हो गए। तो यहाँ का कक्षक वह है जिसके लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणन होता है, जहाँ h प्लांक नियतांक है। अभी प्लांक नियतांक के बारे में बताया भी था, इसकी वैल्यू बताई थी आपको। यदि r
त्रिज्या के कक्षक में इलेक्ट्रॉन का वेग न्यू है तो द्रव्यमान m है, तब जो इसका संवेग बैठेगा m म्यू आर, और कोणीय संवेग उस इलेक्ट्रॉन का कितना बैठेगा h/2 के पूर्ण गुणज होगा, जहाँ n हमारे पास 1 2 3 4 कोई भी पूर्णांक हो सकता है अनंत तक, जहाँ l जो है ये हमारा कक्षीय कोणीय संवेग है और n कक्षकों की संख्या यानी मुख्य क्वांटम संख्या है, और पूर्णांक n मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। यह समीकरण बोहर क्वांटीकृत मान्यता कहलाता है। चौथा पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षकों में घूमता है तो वह न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, न ही ऊर्जा खोता है। ये जो हमारे पास रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था उसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी कि उसने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, आवेशित इलेक्ट्रॉन घूमता है तो ऊर्जा का ह्रास करता है। इन्होंने वो चीज़ यहाँ पॉइंट खत्म कर दिया। इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में घूमता है तो न तो ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, न उसका ह्रास होता है। ऐसे कक्षकों को स्थिर कक्षक कहते हैं। इस तरह से बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु के स्थायित्व की समस्या को खत्म कर दिया और नाभिक से ऊर्जा स्तर की दूरी जितनी अधिक होगी उसके साथ जुड़ी ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। विभिन्न ऊर्जा स्तर संकेत किए जाते हैं, 1 2 3 4 एवं KLMN इत्यादि कहलाते हैं। पांचवा पॉइंट है, मतलब जो विभिन्न ऊर्जा स्तर है, कक्षाओं से मतलब है स्थायी जो कक्षा है, ठीक है। पांचवा जो पॉइंट है, मूलतः एक इलेक्ट्रॉन नियत स्थिर अवस्था या कक्षक में सतत घूमता है। परमाणु की यह अवस्था मूल अवस्था कहलाती है। जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो यह उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाता है और यह अवस्था उत्तेजित अवस्था कहलाती है। और जब इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न स्तर में आता है तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है। मतलब यहाँ कहने का ये है कि जब इलेक्ट्रॉन है आपका वो निम्न कक्षा में है यहाँ, और ये उसकी उच्च कक्षा है, और यहाँ पर सूर्य का ये प्रकाश है। जब सूर्य का प्रकाश यहाँ आता है तो इलेक्ट्रॉन सीधा यहाँ से ऊर्जा को अवशोषित करके जंप करता है उच्च कक्षा में। तो इसने क्या की, ऊर्जा का अवशोषण किया। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में होता है तो वो रेडिएशन द्वारा ऊर्जा को बाहर निकालता है, यानी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ठीक है। यहाँ पर वो क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और ऊर्जा को कहाँ निकाल देगा, वो बाहर निकाल देगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन कभी भी कक्षाओं के बीच में नहीं जाता है, वो स्थायी कक्षाओं में ही घूमता है। और यदि सूर्य के प्रकाश को वो, यदि उस इलेक्ट्रॉन पर सूर्य का प्रकाश पड़ जाए तो वो उस ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, और उच्च कक्षा से वह इलेक्ट्रॉन फिर धीरे धीरे निम्न कक्षा में ऊर्जा का उत्सर्जन करके वापस आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास हैं बोहर के सिद्धांत के लाभ एवं अनुप्रयोग। ये काफ़ी डिटेल में है कि इसके लाभ क्या हैं। देखिए, ज़्यादा डिटेल में बात ना करके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे जिन्हें आप लिख लें कि बोहर का जो सिद्धांत है वो संतुष्टि पूरक एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु, हीलियम, लिथियम आदि के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। जो बहुपरमाणु इलेक्ट्रॉन हैं उनकी व्याख्या वो नहीं करता है। ये इसकी कमी भी रही है, इसको दोष में आ जाएगा। बोहर के ऑर्बिट की त्रिज्या की गणना। देखिए, जो बोहर हैं, बोहर के अनुसार ऑर्बिट की त्रिज्या जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यदि उसकी ऑर्बिट की हम गणना करें तो वहाँ उनके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी। देखिए, इन इक्वेशन को ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये कंपटीशन का पार्ट है। आपको केवल कि बोहर के उससे हम परमाणु की त्रिज्या की गणना कर सकते हैं और इसमें फाइनल इक्वेशन आपको देनी है। तो इसके लिए जो इक्वेशन आई, h²/4π²me²k n² जहाँ n कक्षकों की संख्या है और m द्रव्यमान संख्या है, यानी परमाणु क्रमांक है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है जिसका मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम्ब होता है। जेड जो है वो तत्व का परमाणु क्रमांक है, ठीक है। ये m जो था ये द्रव्यमान संख्या था, यानी परमाणु भार था किसका, इलेक्ट्रॉन का। और ये जेड क्या है, तत्व का परमाणु क्रमांक है। के कूलाम्बिक स्थिरांक होता है और स्थिरांक का मान निश्चित होता है, आपको पता है। तो ये जो कूलाम्बिक स्थिरांक है इसका मान है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ इन्होंने फाइनल इक्वेशन जो है बोहर की त्रिज्या की वो इम्पोर्टेंट है, ये आपको यहाँ याद रखनी है। यदि इनके मान को यहाँ रख दिया जाए
MEKH के मान को यहाँ रख दिया जाए तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आती है वो ये आती है, जिसको कहा जाता है बोहर की त्रिज्या यानी बोहर रेडियस, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में ये बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती है। Rn इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड मल्टीप्लाई 0.529 एंगस्ट्रॉम, या Rn इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड आई गया है 0.0529 नैनोमीटर, या तो एंगस्ट्रॉम में आप मान रख सकते हैं या नैनोमीटर में, एक ही बात है। और ये आप क्वांटिटी लर्न कर लें, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आ सकता है। अब हम इसी प्रकार बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के वेग की। इलेक्ट्रॉन के वेग की इक्वेशन ये आई है 2 पाई स्क्वायर जेड के अपॉन एन एच, और ये जो वेग है यदि इसको बोहर वेग कहते हैं Vn, ये जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर होल ब्रैकेट में 1/2 आ गया, और Vn में इसके यदि मान रखे जाएँ तो ये आ जाएगा बोहर वेग जो है हमारे पास वो ये आ जाएगा 2.188 × 10⁸ जेड अपॉन एन सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो बोहर की रेडियस है जो आपको लर्न रखनी है, ठीक है। अगला है हमारा बोहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, कहाँ से इम्पोर्टेंट होगा वो भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आपको सब कुछ अपनी नोटबुक में नोट जरूर करना है, ये कंपटीशन में आपके काम आएगा जब भी आप कंपटीशन देंगे। इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा बराबर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी वस्तु में दो तरह की ऊर्जा होती है, जो उसके अंदर स्टोर है और जो उसमें काम कर रही है, यानी जो गति के साथ ऊर्जा है वो काइनेटिक एनर्जी है, जो उसके अंदर स्टोर है पोटेंशियल एनर्जी है। इन दोनों के यहाँ इन्होंने मान रख दिए के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ पर जो ऊर्जा आई है ये माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r आ गई है। r का मान प्रतिस्थापित करने पर E इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर e⁴ के स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, जहाँ n इक्वल टू क्या है, कक्षाओं की संख्या है, ठीक है। MEKH पाई का मान रखने पर अब यहाँ से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऊर्जा का मान। यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपसे सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा का मान अब हमारे पास बोहर के द्वारा हो जाएगा 21.8 × 10⁻12 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये लर्न कर लीजिएगा आप, इक्वल टू 21.8 × 10⁻12 मल्टीप्लाइड जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अर्ग प्रति परमाणु। तो ई का ये जो मान है माइनस 21.8 × 10⁻19 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये अर्ग में था, और यहाँ अपने ये 12 था, यहाँ माइनस ये जूल प्रति सेकंड में हो गया, क्योंकि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। अब ई की जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि आप निकालें तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि आप इसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि आप इसे निकाल लें तो ये वैल्यू है माइनस 13.6 गुना जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू वैसे पूछ ली जाती है, 1.6 गुना 10⁻−19 जूल होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू। तो यहाँ पर एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारी, माइनस 13.6 गुना जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर किलो कैलोरी पर मोल, और 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18। यहाँ ये जितनी वैल्यू दी जा रही हैं ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अथवा ये जो वैल्यू आएगी आपकी, यदि किलो जूल में आप इसे निकालें तो माइनस 1312 अपॉन एन स्क्वायर जेड स्क्वायर किलो जूल पर मोल आ जाएगी। तो किलो कैलोरी में ये वैल्यू याद रखनी है आपको, माइनस 13.6 गुना जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये ऊर्जा की वैल्यू है। हम यह कह सकते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षक या ऑर्बिट यानी उच्च ऊर्जा N2 से अंतः ऑर्बिट या निम्न ऊर्जा में घूमता है, यानी कोई कक्षक है, ये N2 कक्षा है और ये N1 कक्षा है, अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन नीचे कूद रहा है, ठीक है। तब विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। आपको पता है ये उत्सर्जित ऊर्जा बाहर निकलेगी, जो ये प्रदर्शित करती है डेल्टा E इक्वल टू N2 माइनस N1, यानी N2 कक्षा की ऊर्जा और N1 कक्षा की ऊर्जा। तो इन दोनों की यदि आप ऊर्जा को घटाएंगे तो ये टोटल वैल्यू आपके पास निकल के आएगी। और इसको यदि आपको शॉर्ट में लर्न करना है तो आप ये वाला पॉइंट यहाँ नोट करेंगे कि ऊर्जा जो होगी डेल्टा इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर परमाणु। अब यहाँ पर दो चीज़ हैं, कक्षाओं की संख्या है और जेड यानी परमाणु क्रमांक है। तो यहाँ इसको रखकर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाल सकते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं इक्वल टू एच न्यू बार सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू लैम्डा। म्यू बार क्या होता है, ये वेव नंबर होता है ना, कक्षाओं
वेव नंबर, तो वेव नंबर क्या होता है, लैम्डा का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो म्यू बार इजकल टू 1/λ। यदि आवृत्ति के ऊपर एक डंडा खींच दिया जाए तो वो वेव नंबर बन जाती है और ये इक्वल हो जाएगी 1/λ के। तो म्यू बार इजकल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा E/hc। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी गई हैं। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करने पर 2π² k² me⁴ z² CS3 ब्रैकेट लगा दिया गया 1/n1² 1/n2²। अब इसे ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि 1/λ इजकल टू म्यू बार RZ²। यहाँ ये जो वैल्यू है, ये Z को छोड़कर ये सारी जो वैल्यू है इसको क्या मान लिया गया है, R मान लिया गया है। तो RZ² 1/n1² 1/n2²। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है आपकी। यहाँ ये जो R है इसको रिडबर्ग नियतांक कहते हैं और इसका जो मान है रिडबर्ग नियतांक का, ये याद कर लीजिएगा, आगे आएगा 1099678 पर सेंटीमीटर होता है। इसे ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि 1/λ इजकल टू म्यू बार RZ² 1/n1² माइनस 1/n2², जहाँ R की वैल्यू ये है। ठीक है, ये हमने पहले भी कर दिया है वहाँ। चलिए ये दोबारा रिपीट हो गया। तो उपरोक्त अभिक्रिया में ऋणात्मक चिन्ह, ये जो आपकी अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में जो ऋणात्मक चिन्ह है दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक एक बंध तंत्र निर्मित करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ आकर्षित होता है। इस प्रकार यदि इलेक्ट्रॉन को नाभिक से दूर ले जाया जाए तो ऊर्जा प्रवाहित करनी पड़ेगी। जो ऊर्जा में ऋणात्मक चिन्ह आया है ये प्रदर्शित करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है यदि उसे नाभिक से दूर ले जाया जाए तो ऊर्जा उसे देनी पड़ेगी। N1 कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मूल अवस्था में ऊर्जा कहलाती है और N2 कक्षक में ये प्रथम उत्तेजित अवस्था कहलाती है। जब N अनंत तक यानी E=0 तो आयनीकृत परमाणु के संगत होता है, यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक की अनंतीय पृथक है, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, जिसको आयनीकरण कहा जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षा मूल कक्षा में है, यदि इलेक्ट्रॉन आपका किसी समय अपनी मूल कक्षा में है, ठीक है, तो वो उसकी ग्राउंड स्टेट है। और जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करके उच्च कक्षा में चला गया तो वो उसकी प्रथम उत्तेजित अवस्था है, दूसरी कक्षा में चला गया तो द्वितीय उत्तेजित अवस्था है। इसी प्रकार से कक्षा बदलने पर उत्तेजित अवस्थाएं या एक्साइटेड स्टेट बदल जाती हैं। और जब इलेक्ट्रॉन अनंत कक्षा में चला जाता है तो कक्षा को त्याग कर वो बाहर निकल जाता है और ये गैस का आयनीकरण कहलाता है। और इस प्रकार इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे यहाँ वो हो गए हैं। अब इसके कुछ हम परमाणु मॉडल के कुछ दोष की बात करेंगे कि इसके दोष क्या हैं बोहर के परमाणु मॉडल के। इसका दोष ये है कि यह मॉडल एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों की व्याख्या नहीं कर सकता। सबसे पहला पॉइंट ये है इसका। दूसरा है कि सिद्धांत केवल परमाणु में वृत्ताकार कक्षाओं की व्याख्या कर सकता है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं की व्याख्या ये नहीं कर सका। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का और महीन रेखाओं में विभाजन, जिसे जीमन प्रभाव कहते हैं, को समझाने में यह असफल रहा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं ये महीन रेखाओं में टूट जाती हैं, जिसे जीमन प्रभाव कहते हैं। उस प्रभाव को भी समझाने में यह विफल रहा। और इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।